हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, सीमाएं का मतलब होता है कमियां, इसकी कमियां क्या होती हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और यदि आप ध्यान से समझते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने लिख दिया है। आप जानते होंगे इससे जस्ट हमने पहले रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बताया था। तो देखिए जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर लिया उसके बाद ही रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने केवल सिंपल वे में यही बताया, थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइए। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होता है, तो जो परमाणु होता है यह एक उदासीन कण होता है, ठीक है। परमाणु का केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और तीसरी इन्होंने एक और बात कहा कि नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है। और जिसमें कक्षाओं में क्या होती हैं, कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो क्या करती हैं, गति करती हैं। समझ में आया? तो इन्होंने इतनी बातों को बताया और भी हम बातों को एक एक करके हम जानते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि रदरफोर्ड के हमने लिखा है इस नियमों के अनुसार, मतलब इस नियमों के अनुसार आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर इनका पहली बात, पहला इन्होंने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। मतलब इन्होंने सिंपल में कहा कि जो परमाणु होता है ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, एक गोले के रूप के जैसा होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। समझ में आ गया? पहली बात इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। मतलब इन्होंने दूसरी बात कहा कि जो परमाणु है तो परमाणु का पूरा द्रव्यमान होगा तो इसके क्या होगा, इसके केंद्र में होगा और इसका जो केंद्र है ना उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इन्होंने ये बात बताया, मतलब यदि परमाणु को जो भार होगा, जो द्रव्यमान होगा वो सीधा इसके केंद्र में होता है, मतलब बीचों बीच में होता है। जैसे हमारा भी द्रव्यमान है हमारे नाभिक में ही है, हमारा केंद्र में ही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी आप वजन कराइए, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लिया जाए। मान लेते हैं आप जाते हैं, आप अपना शरीर का वजन कराते हैं, मान लेते हैं आप निकल के मान लेते हैं 45 kg का, ठीक है। अब मान लेते हैं 45 kg का आपने निकल गए, ठीक है, 45 kg आपका द्रव्यमान है। उसके बाद आप फिर से गए मतलब आपने क्या किया, 1 kg खाने जो क्या है भोजन है इसको आपने तौल लिया, 1 kg है और 1 kg को आपने भोजन को खा लिया और उसके बाद फिर से आएंगे और तौलेंगे। तो आप ऐसे नहीं कि 45 थे पहले तो आप 46 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, आप 45 ही रहेंगे। तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु का जो केंद्र में ही क्या होता है, मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसका क्या होता है, केंद्र में ही होता है। वैसे ही हमारा द्रव्यमान हमारे नाभिक में स्थित है, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। 2 बात आपने समझ लिया। तीसरा हम आते हैं, ठीक है, एक एक हमने लिख दिया है, आप लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेमी होता है। मतलब नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻12 सेमी कोटि होते हैं। और याद रखेंगे परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेमी होता है। समझ गए? इससे पहले मैं बता दूं कि जब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हमने बताया था तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻15 सेंटीमीटर होता है, ये हमने बताया था। तो रदरफोर्ड ने भी यही किया था, उसमें इन्होंने त्रिज्या इतना बताया था, इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में इन्होंने त्रिज्या इतनी बताया है, ठीक है। क्योंकि उससे इन्होंने कुछ सीखा, जैसे पहली गलतियों जो किए होते हैं उससे सीखकर आगे उसको सुधार करा देते हैं, वैसे इन्होंने सुधार करके ये बताया।
हमने कोटि लिखा है, हमने क्या लिखा है, त्रिज्या 10⁻⁻12 सेमी कोटि होता है, क्योंकि इसको हम कोटि में ही लेते हैं। समझ में आ गया। 3 हमने समझ लिया। चौथा आता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है। इतना अभी हमने बात बताया कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। समझ गए। 5वां हम समझते हैं। देखिए ये आपको लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे को वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। यहाँ पे एक बात आता है, वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इसका मतलब आपने समझा। इसका मतलब ये आपसे बताया गया कि ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब जो कक्षाएं हैं, तो कक्षाएं में ही मतलब मान लेते हैं ये जो कक्षा है, तो इस कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी में क्यों घूम रहे हैं, वो घूमते घूमते इसमें क्यों नहीं आ जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो बल जो लग रहा है वो कौन सा, वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इसका जो आपसे तीसरा पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सीमाएं को हम कमियां भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए रदरफोर्ड ने तो अपना परमाणु मॉडल दे दिया, परंतु वैज्ञानिकों ने इन मॉडल में क्या कमियां निकाला, क्या इसकी सीमाएं निकाली, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी सीमाएं थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, बट आप समझेंगे तो याद हो जाएगा। इसको एक कहानी की तरह समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमने सीमाएं या कमियां लिखा है। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। अब क्लार्क मैक्सवेल ने ऐसा कहा कि रदरफोर्ड ने केवल क्या कहा था, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो परमाणु होता है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, परमाणु होता है, और रदरफोर्ड ने बताया था परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, यही ने बताया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ये बताया, कहा कि मान लेते हैं कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो देखिए जो भी कण गति करता है, क्लार्क मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था जो है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत में क्लार्क ने ये बताया है कि जब कोई भी कण गति करता है, तो जब कोई भी कण गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, और जब हानि होगी तो वो धीरे धीरे उसकी गति कम होती जाएगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। जैसे आप ही सोचिए, आप भी एक व्यक्ति है, आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते एक समय आएगा कि आपकी ऊर्जा समाप्त होगी, और ऊर्जा समाप्त होगी तो आप क्या होंगे, आपको दौड़ाया जा रहा है, फिर भी आप रुकना नहीं है, और दौड़ाते दौड़ाते मान लेते हैं ऊर्जा एक समय पे आपका शून्य हो गया, तो आप गिर ही ना जाएंगे। तो वही इन्होंने, क्लार्क मैक्सवेल ने यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वृत्ताकार गति कर रहा है, तो जब कण है गति कर रहा है तो इसकी भी ऊर्जा में हानि होगी, और जब ऊर्जा में हानि होगी तो ये भी धीरे धीरे गति करते ये भी सीधा आते इस तरह गति करते नाभिक में गिर क्यों नहीं जाता, गिर जाना चाहिए ना, परंतु गिरता क्यों नहीं है। ये इन्होंने मतलब क्लार्क मैक्सवेल ने सॉरी सर्दी हो गया थोड़ा सा, तो क्लार्क मैक्सवेल ने यही रदरफोर्ड से उन्होंने पूछा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए। क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड से यही पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक गति कर रहे हैं, तो इनकी ऊर्जा में हानि होगी, और जब हानि हो रही है तो इनको धीरे धीरे जब ऊर्जा कम होता जाएगा तो ये धीरे धीरे पास आते जाएंगे नाभिक के, और नाभिक में एक समय के बाद गिर जाएंगे, परंतु ये गिरते क्यों नहीं है, इसका व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा है क्लार्क मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, अनाभिक धनावेशित, तो यही कहा जा रहा है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है,
ठीक है, मतलब वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन में लगातार विकिरण ऊर्जा के रूप में हानि होनी चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में धीरे धीरे गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? समझ में आ गया? जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है ना, माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो जब इसकी ऊर्जा में हानि होगी तो इसको ऐसे 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 आते 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 एक समय में इसमें गिर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये धनावेशित भाग इसको आकर्षित करेगा, तो एक समय में इसमें गिर जाना चाहिए, परंतु ये गिरता क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ये इनकी पहली कमियां हो गई। दूसरी इनकी कमियां है कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। ये बात आपने समझा? मतलब रदरफोर्ड ने ये तो बताया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परंतु रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये इन्होंने नहीं बता पाए। तो यही है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तीसरी जो खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ से जाकर आप बेसिक टू हाई अपने चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।